Welcome to my YouTube channel. रिदांस गुड एंड मेक श्योर कि वे वस्तु यूं ही दर दर की ठोकरें खाए मगर उसे कहीं से भी राहत न मिल पाई। कुमार यश बोझ इतना कहकर कुमार वहां से चला जाता है और रिदांस अपने फोन में अपनी माँ के साथ आहना को सीसीटीवी फुटेज में देखने लगता है जो उसकी माँ को बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाते हुए कोई कहानी सुना रही थी जिसे सुनकर कल्पना जी बच्चों की तरह खुश होते हुए मचल रही थी। इसी बीच आहना के फोन पर नोटिफिकेशन आता है जिसे जब वे खोलकर देखती है तो उसके चेहरे के भाव अचानक ही परेशानी के भाव आ जाते हैं और जिन्हें नोटिस करते हुए रिदांस भी आहना को सस्पिशियस नजरों से देखने लगता है। दूसरी तरफ आज फिर कुछ दिन बाद आहना को उसे अननोन पर्सन का मैसेज आता है जिसे पढ़कर आहना परेशान हो जाती है। सॉरी मेरी जान, थोड़े दिन से कुछ ज्यादा ही बिजी था, मतलब हम दोनों के बीच की सारी दीवारों को जड़ से ही तोड़कर बर्बाद करने के इंतजाम में लगा था। आज तुम्हारी उस रिदांस की किस करते हुए फोटो देखकर मेरा खून खौल उठा और मेरा मन किया कि मैं उसी वक्त अपने हाथों से उसका खून कर दूं, लेकिन मैंने जज्बातों पर जैसे के तैसे काबू किया क्योंकि उसे मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगा बल्कि उसे तड़फा तड़फा कर मारूंगा। मैं खैर आई नो कि तुमने बीते दिनों मुझे याद किया होगा, पर बस थोड़ा सा सब्र और फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम्हारा और फिर तुम्हारा आशिकी और डेस्टिनी। आहना ये मैसेज पढ़कर एक बार फिर परेशान हो गई थी और कल्पना जी को सुलाकर वापस अपने कमरे में आ गई। पिरजा और नमिया दोनों शॉपिंग के लिए गए थे क्योंकि अब नमिया की पर सगाई में सिर्फ 4-5 दिन ही बचे थे। सगाई की तैयारी जोरों शोरों पर थी। ना अभी कमरे में उस अनजान शख्स के बारे में सोच ही रही थी कि समांता उसके पास आते सामान था। मैम मास्टर ने आपके लिए गाड़ी भेजी और कहा है कि पिरसा और नमिया मैम आपका मॉल में इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी से जल्द शॉपिंग के लिए उनके पास चले जाइए। आहना लेकिन मुझे क्यों जाना है? समांता मास्टर ने कहा कि आज की ही सारी शॉपिंग खत्म करनी है और कल से डेकोरेशन और बाकी सब जरूरी चीजें दूसरे काम शुरू हो जाएंगे। आहना आगे कुछ बोल पाती उससे पहले उसके पास पिरसा की कॉल आ जाती है और पिरसा की कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद आखिर में ना चाहते हुए भी आहना को उसकी बात माननी पड़ती है। वैसे तो आहना का बिल्कुल मन नहीं था कि वे नमिया के साथ शॉपिंग पर जाए, लेकिन वे चाहकर भी पिरसा को ना नहीं कर पाई। अब काफी हद तक आहना का पैर भी ठीक हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके पैर का जख्म पूरी तरह भरा नहीं था और उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती थी। कुछ देर में आहना चेंज करके सहारे के साथ उतरते हुए नीचे आती है और समांता को कल्पना जी के साथ रहने का कहकर वहां से ड्राइवर के साथ मॉल के लिए निकल जाती है। मॉल पहुंचने के बाद आहना मेन गेट से पिरसा को कॉल करती है और पिरसा आहना को थर्ड फ्लोर पर ज्वेलरी शॉप में आने के लिए गई थी और आहना अपने साथ आए गार्ड्स को बाहर रुकने का कहकर अंदर चली जाती। इस वक्त दोपहर का वक्त था, इसलिए यहाँ भीड़ भी ना के बराबर थी। आहना ऊपर जाने के लिए लिफ्ट ओपन करती है और थर्ड फ्लोर का बटन दबा देती है, लेकिन इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाजा बंद हो पाता एक शख्स चेहरे पर रुमाल बांधे और आंखों पर चश्मा चढ़ाए जल्दी से लिफ्ट में आ जाता है और आहना को समझती या रिएक्ट करवाती उससे पहले वे शख्स ग्राउंड फ्लोर को बटन दबाकर लिफ्ट चालू कर देता है और लिफ्ट नीचे अंडरग्राउंड फ्लोर पर बनी पार्किंग की तरफ चल पड़ती है और ये देखकर आहना लिफ्ट का रोकने के लिए अपना हाथ आगे करती है, मगर वे शख्स आहना का हाथ बीच में ही पकड़ लेता है। आहना नाराजगी से अपना हाथ झटकते हुए ये क्या बदतमीजी है, लिफ्ट रोको अभी राइट नाउ। शख्स बदतमीजी भी शुरू ही कहाँ हुई है मेरी जान, और रही बात लिफ्ट रोकने की तो ये तो अब नीचे ही जाकर रुकेगी जहाँ हम दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी ना हो। वो शख्स आहना की गाल को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन आहना अपने कदम लेकर उसे गुस्से भरी आंखों से घूरने लगती है। आहना गुस्से से डोंट इवन ट्राई टू टच में इतना कहकर आहना वापस लिफ्ट को रोकने के लिए हाथ बढ़ाने को होती है कि वे शख्स आहना का हाथ पकड़ उसे मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा देता है और आहना दर्द से कराह उठती है, लेकिन फिर भी आहना हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करते हुए अपने दूसरे हाथ की कोहनी से उस शख्स के सीने पर वार करती है और आहना का हाथ छोड़ते हुए वह शख्स कुछ दर्द से छटपटा जाता है और कुछ पल बाद वो शख्स गुस्से से आहना के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारते और आहना का सिर लिफ्ट की दीवार से जाकर टकरा जाता है। दूसरी तरफ रिदांस भी अपनी गाड़ी से कुछ दूर बाद VIP एंट्री से मॉल पहुंच जाता है और पिरसा और नमिया के पास आ जाता है। बिरसा भाई ये भाभी कहाँ है, रिदांस कहाँ है, मतलब ये वे तो यहाँ पहले ही आ चुकी है ना। अभी बाहर ड्राइवर ने मुझे बताया कि वे भी थोड़ी देर पहले ही अंदर आ चुके हैं। बिरसा पता नहीं, लेकिन भाई भाभी तो अभी तक यहाँ आई ही नहीं। नमिया मुड़ कर तुम ही सोचता ना कि नहीं भाभी को भी बुलाओ शॉपिंग के लिए, और उसके लिए इंसान को कोई फिक्र नहीं, जबकि हम बेवकूफ़ों की तरह कब से यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रसादी बस इसलिए भाभी बिल्कुल भी केयरलेस नहीं है, जरूर कोई बात रही होगी, वरना मैं अब तक
यहाँ आ जाती है। नम्या प्लीज, ये कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो अपना ख्याल ना रख पाए। रिदांश गंभीरता से, नाउ इट्स इनफ, तुम दोनों की शॉपिंग पूरी हो गई। नम्या, जी भाई। रिदांश, ठीक है, तुम दोनों ड्राइवर के साथ घर जाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ। पिरसा, ओके भाई। इसके बाद रिदांश अपने ड्राइवर और गार्ड्स के साथ पिरसा और नम्या को घर के लिए भेज देता है और उनके जाने के बाद भी कई बार आहना को कॉल लगाता है लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। इधर उधर शॉप में देखने के बाद भी जब उसे आहना कहीं नजर नहीं आई तो कुछ पल के लिए सफर अंगर आज पहली बार उसके चेहरे पर आहना को लेकर परेशानी और चिंता के भाव उभ रहे थे। दूसरी तरफ जब कुछ देर बाद आहना को बराबर होश आता है और वह अपने चारों तरफ के माहौल को देखकर घबरा जाती है। इस वक्त वे एक स्टोर रूम जैसे हमने शीशे के गेट वाले कमरे के फर्श पर बैठी थी जिसमें कपड़ा और फालतू सामान जैसा कुछ पड़ा था और जो धूल और मिट्टी से भरा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि काफी वक्त से यहाँ कोई आया ही ना हो। और ये जगह मॉल के नीचे ही अंडरग्राउंड पार्किंग के कोने में मौजूद थी जहाँ बहुत कमी से ही कोई आता जाता था। आहना के दोनों हाथ उसके ही दुपट्टे से पीछे की तरफ बंधे थे। उसका चोट खाया पैर भी दर्द कर रहा था। ये सब देखकर आहना बहुत बुरी तरह घबरा उठी थी। तभी वे नकाबपोश शख्स ठीक आहना के सामने बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। सच इतनी नाजुक सी गली और ऐसे जमीन पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहा मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, तुमने मजबूर किया मुझे तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने के लिए। आहना कुछ पल तक इस आवाज को पहचानने की कोशिश करती है लेकिन जैसे ही कुछ पल बाद वे इस आवाज को पहचानती है तो शौक हो जाती है। आहना शौकड़ होकर, करण तो तुम आहना। तो करण अपना नकाब हटाकर इम्प्रेसिव लहजे में, वाओ इम्प्रेसिव भाभी जी, आप तो जितनी खूबसूरत हो इतनी ही इंटेलिजेंट भी, मतलब यूं पहचान लिया मुझे। आहना गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की। अपने हाथ झटकते हुए, मेरे हाथ खोलो अभी और मुझे जाने दो यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए एविल मुस्कान के साथ, पर आज बल भी जलेंगे और रस्सी भी। आहना झुंझलाकर, खोलो मुझे वरना तुम्हारा वो असर होगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। करण आहना के पास आकर, नो वे मीनो, आज कोई धमकी और कोई डर मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से नहीं रोक सकता। एक पल बाद कसकर उसके जबड़ों को पकड़ते हुए कहा था ना आहना, कहा था कि प्यार से मेरी बात मान लो, किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सती सावित्री बनने का भूत चढ़ा। असल में तो तुमने ही मुझे मजबूर किया ये कदम उठाने के लिए, वरना अगर तुम पहले ही मेरी ऑफर मान लेती तो फालतू में हम दोनों का ही इतना नहीं सहना पड़ता। अजीब नजरों से आहना को देखते हुए, खैर मेरी मेहनत तो आज वसूल हो जाएगी। देखो जो मुझे करना है वे तो करना ही है, चाहे मर्जी से या फिर जबरदस्ती से। इसलिए तुम्हें यही बेहतर कि अच्छे से मेरे साथ कोऑपरेट करो। लालची नजरों से बस समझो आज उस रिदांस की जगह मैं हूँ और तुम्हें मुझे खुश करना है। और आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। करण की घटिया बातें सुनकर आहना गुस्से से उसके मुंह पर थूक देती है और ये देखकर करण गुस्से से तिलमिला उठता है और झूठ जाकर आहना के गाल पर एक जोरदार चांटा रसीद कर देता है और आहना दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। करण रुमाल निकालकर अपना मुंह साफ करता है और एक पल को उसका ध्यान भटका देखकर आहना मौका पाकर पूरी ताकत के साथ अपने सर के सहारे उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और करण पीछे की तरफ गिर जाता है और आहना फुर्ती से वहां से भागने के लिए उठती है लेकिन अपने पैर की चोट की वजह से वह चाहकर भी भाग नहीं पा रही थी। और कुछ कदम चलने के बाद अचानक ही जल्दबाजी की वजह से उसका पैर मुड़ जाता है और वह लड़खड़ाकर जोर से पीठ के बल जमीन पर गिर जाती है और अचानक गिरने की वजह से वहीं पड़ा एक कांच का टुकड़ा उसके बंधे सीधे हाथ के थैली में घुस जाता है और आहना की दर्द भरी आह निकल जाती है। लेकिन इस वक्त अपने उस दर्द को कारण इस दर्द से ज्यादा करण के इरादों से घबराई हुई थी, इसलिए वह वापस से उठने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वह वहां से उठ पाते करण उसके करीब पहुंच जाता है और उसे उठाने की उसे उठने की कोशिश करता देख बड़ी ही बेदर्दी से उसके पहले से जख्मी पैर को अपने जूते से बुरी तरह मसल देता है। वह दर्द आहना के लिए इतना असहनीय था कि उसने अपनी हथेली में लगे कांच के टुकड़ों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया था और उसके आंसुओं के साथ ही दिल को चीरने वाली चीख निकल जाती है। और ये देखकर करण जल्दी से उसका मुंह बंद करते हुए उसके मुंह पर पट्टी बांध देता है। दूसरी तरफ रिदांश के आने की खबर से मॉल का ओनर भी वहां पहुंच चुका था और आहना को ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था। जब कुछ देर तक भी आहना कहीं नहीं मिली तो रिदांश वहां के स्टाफ से सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए गए थे और जिसमें लोग आहना को मॉल में एंट्री करते लिफ्ट में जाते देखते हैं और उसके साथ एक नकाबपोश को भी। उसके बाद दोनों ही लिफ्ट से बाहर निकलते नजर नहीं आए और न ही
कहीं भी किसी भी एक्सेस गेट पर टॉम मतलब बॉस अभी भी यहीं बॉस मैम अभी भी यहीं कहीं अंदर ही है, क्योंकि वे अभी तक बाहर जाते तो नजर ही नहीं आ रही। रिदांस, मुझे अंडरग्राउंड वाले फ्लोर की फोटोज दिखाओ। स्टाफ, सॉरी सर, वो आज दोपहर से ही खराब है, पता नहीं अचानक वहाँ क्या हो गया। वो कैमरा ऑफ है, हमने अपनी टेक्निकल टीम को बोला है, वो आते ही होंगे। रिदांस को सोचते हुए सख्त भाव से, इडियट, और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? ऑनर, क्या हुआ है सर? रिदांस, कैमरा खराब हुआ नहीं किया गया है, जिसका मतलब साफ है कि किसी को पहले से ही मालूम था कि मेरी वाइफ यहाँ आने वाली है, और ये सब एक प्लान के थ्रू किया गया है। टॉम, फिर तो हमें जल्द से नीचे जाना चाहिए। रिदांस अपने लोगों और मॉल के ओनर और कुछ स्टाफ के साथ नीचे की तरफ जाता है। इधर करण आहना के मुंह पर पट्टी बांध देता है। करण आहना के बाल पकड़कर, सोचा तो था कि तेरे साथ प्यार से पेश आऊंगा, लेकिन तूने मुझे गुस्सा दिलाकर अपना ही नुकसान किया है, और अब मैं तुझे बताता हूँ कि करण कितनी कमीनी चीज है। इतना कहकर करण आहना के साथ जबरदस्ती किस करने की कोशिश करते हुए उसके करीब जाने की कोशिश करने लगता है। आहना खुद को उस राक्षस से बचाने की लाख नाकाम कोशिश कर रही थी, और अचानक करण को वहाँ कुछ कदमों की हट की आवाज आती है, जो उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे, और ये महसूस करते ही करण आहना से वापस आने का वादा करके जल्दी से वहां से पीछे के दरवाजे से भाग खड़ा होता है, और आहना खुद में सिमटते हुए दीवार से टिककर बुरी तरह सुबकने लगती है। और तब मेन मौके पर रिदांस के लोग दरवाजा तोड़ देते हैं, और रिदांस के साथ ही उसके लोग अंदर आते हैं, और पीछे का दरवाजा खुला देखकर रिदांस के लोग उस तरफ दौड़ पड़ते हैं, और रिदांस एक पल को आहना के मुंह और हाथ बंधे और बेतरतीब कपड़े और हालत देखकर शौक और फ्रीज हो जाता है। टॉम बाकी लोगों को बाहर निकल रुकने का इशारा करता है। अगले ही पल रिदांस जैसे होश में आता है और आहना की तरफ बढ़कर जल्दी से उसके मुंह की पट्टी हटाता है, और जैसे ही वे आहना के चेहरे को छूने की कोशिश करता है, तो आहना शौक से डरते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर रोते हुए उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती, रिदांस आहना, मैं हूँ रिदांस आहना। डरते हुए शौक होकर, नहीं, दूर रहो मुझसे। रिदांस आहना के कंधे झुक जोड़ते हुए, होश में हूँ, मैं हूँ रिदांस आहना अपनी आंसू भरी आंखों से रिदांस की तरफ देखती है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में डर और सदमा साफ नजर आ रहा था, और इस वक्त वो बहुत ही सहमी सी नजर आ रही थी। रिदांस आहना को ऐसी हालत में देखकर उसके करीब जाता है, और उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए अगले ही पल उसका ध्यान इस तरफ से भटकाने के लिए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है, और उसे डीप किस करने लगता है। और कुछ पल बाद जब उसे आहना की बॉडी पहले से थोड़ा रिलैक्स फील होती है, तो वह उससे अलग होता है। रिदांस आहना के माथे से अपना माथा टिकाकर आहना के हाथ खोलते हुए, मैं हूँ रिदांस आहना। जब रिदांस के करीब से थोड़ा रिलैक्स होती है और महसूस करती है कि उसके सामने सच में ही रिदांस है, तो वे अगले ही पल सब भूलकर अपनी दोनों बाजू रिदांस के गले में डालते हुए उसके सीने से लग जाती है, और जोर से सुबकने लगती है। और एक पल बाद रिदांस भी अपनी बाजू को आहना के इर्द गिर्द लपेटते हुए उसको सांत्वना देते हुए एक हाथ से उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है, और आहना भी एक छोटे बच्चे की तरह रिदांस के सीने से लग कर सुबक रही थी, और इस वक्त रिदांस की बाहें उसके लिए दुनिया जहाँ की सबसे महफूज जगह लग रही थी। दूसरी तरफ आज पहली बार रिदांस की आंखों और चेहरे पर आहना को लेकर जज्बात नजर आ रहे थे। जब रिदांस की नजरें आहना की फटी बाजू और गर्दन पर ताजा नाखूनों के निशान पर पड़ती है, तो उसका चेहरा गुस्से से तिलमिला उठता है, और वो आहना को यूं ही सीने से लगाए हुए अपना कोट उतारते हुए उसको पहना देता है। आज रिदांस की आंखों में आहना अलग ही जज्बात और इमोशंस उमड़ रहे थे, जो आज से पहले कभी नजर नहीं आए थे। और अनायास ही उसके होठ आहना के सर पर ठहरते हुए उसके सर को चूम लेते हैं। आहना सुबह कर रोते हुए, उसने मुझे बहुत ही गंदी तरीके से छुआरेदार डेंजर भाव से, आज पर जिसने भी तुम्हारे साथ ये नीच हरकत करने की कोशिश की है, उसे अब जिंदगी भर के लिए अपने पैदा होने पर अफसोस रहेगा। तभी रिदांस के गार्ड्स बाहर से वापस अंदर आते। रिदांस स्टार के लहजे में, कहाँ है वे गार्ड? सॉरी बॉस, मगर हमारे उस तक पहुंचने से पहले वे बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। रिदांस सख्त और डेंजरस लहजे में, 24 घंटे के अंदर मुझे वे शख्स मेरे सामने चाहिए, वरना तुम सबका क्या हासिल होगा। ये शायद मुझे तुम सबको बताने की जरूरत भी नहीं है। इतना कहकर रिदांस आहना को अपनी बाहों में उठाकर कमरे से बाहर आता है, और कमरे से कुछ कदम चलकर बाहर जाने के बाद उसकी गाड़ी उसके ड्राइवर के साथ तैयार खड़ी थी। उसमें आहना को बैठाने के लिए झुकता है, लेकिन आहना अभी भी इस शौक से पूरी तरह बाहर नहीं निकली थी, और उसने अपने उल्टे हाथ से रिदांस की शर्ट को कसकर पकड़े हुए उसे अपने चेहरे को उसके गर्दन में छुपाए हुए अपनी आंखें बंद की हुई थी। रिदांस कुछ पल तक आहना की तरफ देखता है, और जब कुछ देर तक
में भी उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती तो आहना को ऐसे ही अपनी बाहों में लेकर गाड़ी की बैक सीट पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी रिदांस के बंगले के आगे जाकर रुकती है और रिदांस आहना को लेकर अंदर जाता है। लिविंग एरिया में ही पिरसा मौजूद थी और आहना को रिदांस की बाहों में ऐसे देखकर घबरा जाती है। पिरसा परेशान होते हुए क्या हुआ भाई, ठीक तो है ना? रिदांस डोंट वरी, सब ठीक है। पिरसा आहना रिदांस के कंधे की तरफ इशारा करते हुए, फिर ये खून के निशान कैसे भाई? रिदांस असमंजस से अपने कंधे की तरफ देखता है जहाँ खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे, लेकिन वह पिरसा को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस वक्त पिरसा के आगे कुछ जाहिर नहीं किया। रिदांस डोंट वरी, सब ठीक है, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तुम बस जल्दी से डॉक्टर को मेरे कमरे में आने के लिए इन्फॉर्म कर दो। पिरसा अपना सर हाँ में हिलाते हुए जी भाई। इसके बाद रिदांस आहना को अपने कमरे की तरफ लेकर बढ़ जाता है। कमरे में पहुंचकर रिदांस आहना को बेड के काउंट से टिकाकर बैठाता है और उससे थोड़ा दूर हटकर वह आहना के पैर को देखता है जिसका जख्म दोबारा हरा हो चुका था और जिसमें से खून भी रिस रहा था। तभी रिदांस को अपने कंधे पर लगी खून की याद आती है और वो बड़े ही ध्यान से आहना के चेहरे और गर्दन के आसपास देखता है, लेकिन उसे कहीं भी खून नजर नहीं आता और न ऐसी रिदांस की नजर आहना के हाथ पर पड़ती है जिसमें से खून रिसकर बेड की चादर पर आ रहा था। रिदांस आहना की हथेली को सीधा करता है तो उसकी हथेली में कांच का टुकड़ा फंसा दे एक पल को उसके चेहरे पर कुछ भाव उभर आते हैं, लेकिन अगले ही पल वो फिर से ब्लैंक एक्सप्रेशन से उन्हें छुपा लेता है और आहना की हथेली को अपने हाथ में थामते हुए अचानक एक झटके से उस कांच के टुकड़े को आहना की हथेली से खींच बाहर करता है और इसी के साथ आहना की आंखों में नमी के साथ एक दर्द भरी आह निकल जाते हैं। रिदांस आहना के हाथ को मजबूती से थामते हुए इट्स डन। इसके बाद रिदांस आहना के हाथ पर अपनी जेब से अपना रुमाल निकाल कर बांध देता है और उसके बाद वह जैसे ही डॉक्टर को फोन करने के लिए वहां से उठकर जाने को होता है कि आहना उसके हाथ को थाम लेती है। आहना सहमे हुए ले जिम यही रुक जाए प्लीज। रिदांस एक पल वो आहना को देखते हैं और फिर बिना कोई जवाब दिए वे वापस वहीं बेड पर बैठ जाता है। कुछ ही पल बाद पिरसा डॉक्टर के साथ कमरे में आती है और डॉक्टर आहना के पैर व हाथ दोनों की मरहम पट्टी करते हुए उसे पेन किलर का इंजेक्शन देते हैं और दांत डॉक्टर के जाने के बाद पिरसा से आहना को चेंज कराने का बोलकर कमरे से बाहर चला जाता है और जब वह दोबारा वापस कमरे में आता है तब तक आहना सो चुकी थी। दांत आहना को एक नजर देखता है और अपना फोन लेकर बालकनी की तरफ बढ़ जाता है और किसी को कॉल करता है और दूसरी तरफ से एक रिंग पर वह शख्स फोन उठाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि रिदांस का एक स्पेशल और खास डिटेक्टिव खन्ना था। रिदांस खन्ना, मुझे कल शाम तक उस गाड़ी और उस शख्स दोनों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। खन्ना डोंट वरी बॉस, काम हो जाएगा। फोन कट करके रिदांस वापस अपने कमरे में आता है और आहना की साइड में आकर पेड़ से सर टिकाकर बैठ जाता है। काफी देर तक उसके दिमाग में आज के इंसिडेंट की और बातें चलते रहती हैं और काफी देर तक सोचते सोचते आखिर में उसकी नींद लग जाती है। आधी रात के करीब अचानक आहना हड़बड़ाकर उठ बैठती है और उसकी घबराहट भरी आवाज सुनकर रिदांस की नींद भी टूट जाती है और वह बेड पर पसीने से लथपथ और घबराई सहमी सी आहना के बेड पर बैठ जाता है। आहना को बेड पर बैठा पाता है और घबराहट से जिसके साथ भी तेज चल रही थी। रिदांस मैंने किसी भाव के वॉट हैपन आर यू ऑल राइट? आहना घबराकर वो यही था, वो अभी भी यही था, मेरे पास बिल्कुल करीब। रिदांस कोई नहीं है यहाँ, ये सिर्फ वहम है तुम्हारा। आहना नम आंखों से अपना सिर हिलाते हुए नहीं वह था जहाँ, और उसने मुझसे वादा भी किया है कि वह वापस आएगा और जब तक वह अपने इरादों में कामयाब नहीं हो जाएगा वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आंसू भरी आंखों से वो यहीं। रिदांस पानी का गिलास उठाकर आहना की तरफ बढ़ाकर पियो इसे। आहना अपना सर नाम में हिला देती है। मैंने कहा ना पियो इसे, बेटर फील होगा तुम्हें। आहना दो घूंट पानी पीकर भावुक होकर सहमते हुए वो वापस आएगा और वो मुझे रिदांस बीच में टोकते हुए कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो। आहना भावुकता से, आप नहीं जानते उसे वो कितना घटिया है और उसने मुझे नफरत भरे भाव से कितने गंदे गंदे तरीके से छुआ। वो फिर आएगा और उसने मुझे आहना करण और उसकी हरकतों के बारे में सोच सोच कर पैनिक हो रही थी और आहना को ऐसे डरते और परेशान होते और लगातार ऐसी बातें करते देख आखिर मेरी दांत उसे चुप करने के लिए उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है और अगले ही पल उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामते हुए अपनी खूबसूरत पलक आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए उसके गालों पर आए आंसू को बड़ी ही जेंटली से अपने हाथ के दोनों अंगूठे से साफ करता है और इस वक्त रिदांस के छोटे से मुंह से जो एहसास आहना के दिल को महसूस हो रहा था वे दुनिया की किसी भी एहसास से खूबसूरत और पाकीज़ा था। और आज पहली बार वो रिदांस का ये है नर्म स्वभाव देख रही थी और आज पहली बार ही वे रिदांस के इतना करीब होकर उसकी इन खूबसूरत आंखों में एकटक देख रही थी। हालांकि इस वक्त वे बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं थी, लेकिन रिदांस की आंखों में देखने भर से
मैं कुछ पल को ही सही लेकिन अपने आसपास का सब कुछ भूलकर बस उन्हें ही एकटक देखे जा रही थी। रिदास गंभीरता से, जिसने भी तुम्हारे साथ ये घटिया हरकत करने की कोशिश की है, आई प्रॉमिस मैं उसे जल्द से जल्द उसके किए की सजा जरूर दूंगा। एंड ट्रस्ट में तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आहना नम आंखों से अपना हाथ आगे करते हुए प्रॉमिस। रिदास कुछ पल तक आहना को देखने के बाद अपना हाथ आहना के हाथ पर रखते हुए, आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा तुम्हें, और अब से मेरी इजाजत के बिना तुम्हें तो दूर पर तुम्हारी परछाई को भी कोई नहीं छू सकेगा। गवादा है ये तुमसे। रिदास अग्निहोत्री देगा कि उस शख्स को तुम्हारी आंखों के सामने ही उसके किए की सजा मिलेगी। आहना और उसके बेचैन दिल को रिदास की बातें सुनकर काफी हद तक सुकून और राहत मिलती है, लेकिन आहना की ये राहत और सुकून कुछ पल बाद रिदास का सवाल सुनकर कसमकस और उलझन में बदल जाते हैं। रिदास गंभीरता से, कौन है वे? रिदास की बात सुनकर आहना के चेहरे पर असमंजस, उलझन और कसमकस जैसे भाव उभर आए थे। आज आहना ने रिदास का जो बिहेवियर देखा था उसको लेकर उसके मन में एक बार ये ख्याल आया कि वे करण के बारे में उसे सब सच बता दे, लेकिन फिर अगले ही पल उसके साथ बीते पिछले कुछ दिनों और अपने साथ रिदास का बिहेवियर याद करते हुए उसे संकोच होने लगा था और वे दुविधा में घिर गई थी कि आखिर में वह क्या करे। रिदास जब आहना के चेहरे पर असहजता के भाव देखता है तो वे उससे दोबारा कुछ न पूछकर उसे सोने के लिए कहता है और आहना भी चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। आहना को अभी भी डरी हुई देखकर रिदास वापस कमरे की लाइट्स ऑफ किए बिना ही अपनी जगह लेट जाता है। अगली सुबह संडे था तो रिदास भी घर पर ही था। समांथा किसी काम से बाजार गई थी और पिरसा कोलिपना जी के साथ थी। आहना इस वक्त कमरे में अकेली थी और काफी देर से फ्रेश होने के लिए जाने के लिए वो किसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि कल के इंसिडेंट के बाद आहना अब खुद से ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। कुछ देर बाद ही एक सेफ आहना के लिए नाश्ते की ट्राली लेकर कमरे में आता है और आहना उसे ट्राली कमरे में रखकर जाने के लिए कहती है और वह सेफ आहना के कहे अनुसार नाश्ते की ट्राली को वहाँ छोड़कर चला जाता है। काफी देर बाद रिदास फोन पर बात करता हुआ कमरे में आता है। रिदास फोन पर अपने मैनेजर से बात करते हुए, कल के बाद नम्या की सगाई तक जो भी मीटिंग है सब की सब कैंसिल कर दो और कल सुबह मेरे ऑफिस आने से पहले ही कल की मीटिंग की सारी डिटेल मेरे टेबल पर होनी चाहिए। गॉट इट मैनेजर बॉस। रिदास गुड। इतना कहकर रिदास फोन रख देता है और ना सोच की नजर नाश्ते की ट्राली पर पड़ती है, जो ऐसी ही थी जो जैसे कमरे में आई थी, और उसे देखने भर से ही मालूम पड़ रहा था कि उसमें से आहना ने अब तक किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया था। और ये देखकर रिदास अपनी भौहें उचकाते हुए आहना को देखने लगता है जो बेड पर एक तरफ ऐसी बैठी थी। रिदास ले मैं नाश्ता खाने के लिए कोई इन्विटेशन आने वाला है तुम्हारे पास? आहना थोड़ा ऐसे ही जोकर, मुझे फ्रेश होना है प्लीज, आप समांथा या पिरसा को बुला देंगे। रिदास, समांथा मार्केट गई है, उस अपने कुछ फ्रेंड के साथ बाहर गई है और पिरसा इस वक्त माँ के साथ है। अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो तुम कह सकते हो। रिदास आहना से कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसके मुंह से आहना को मदद करने की बात खुद ही निकल गई। और रिदास चाहे ला कोशिश कर ले तब भी उसकी बातें और उसके चेहरे के भाव सख्त ही बने रहते थे। और इस वक्त भी आहना को अपने लफ्जों को सामान्य लहजे में कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उसकी जुबान और व्यवहार में सालों की ये सख्ती और रूडनेस सब घर कर चुकी थी, और अब अगर वह चाहे भी तो दूसरों से सामान्य होकर बर्ताव नहीं कर सकता था। और यही इस वक्त भी हुआ और आहना को अभी कही रिदास के उसकी मदद का ऑफर भी बस तंज और एहसान से भरा ही नजर आ रहा था। आहना, इट्स ओके, मैं वेट कर लूंगी। रिदास, फाइन, यू भी। इतना कहकर रिदास अपना लैपटॉप उठाकर सोफे पर बैठकर अपना काम करने बैठ जाता है, लेकिन सारे वक्त उसका ध्यान आहना और उसकी एहसा पर ही था। लेकिन उसकी ईगो उसे ये बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रही थी कि वो एक बार मना करने के बाद दोबारा खुद ही उसे दोबारा अपनी हेल्प का ऑफर करे। दूसरी तरफ बढ़ते पलों के साथ ही आहना की एहसा भी बढ़ती जा रही थी। एक पल उसके मन में आया भी कि वे अपने लैपटॉप में बिजी रिदास को ही अपनी हेल्प के लिए ही किया है, लेकिन अगले ही पल उसने ये विचार त्याग दिया। लेकिन अब उसे खुद को और ज्यादा देर तक रोक पाना मुश्किल हो रहा था और उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, और वे बार बार दरवाजे पर समांथा या पिरसा के आने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ वो सोचने और आहना को यूं बेचैन और असहज होते देखने के बाद आखिर में रिदास अपने लैपटॉप को सोफे पर रखते हुए और अपनी बोरी भरे एटीट्यूड को साइड में रखते हुए उठकर आहना के पास जाता है और अगले पल उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ पड़ जाता है। आहना थोड़ी ऐसे ही होकर, मैं चली जाऊंगी आप। रिदास बिना भाव के उसे बीच में ही टोकते हुए, मैं तुम्हें यूं बेवजह
डुलते डुलते देख और ज्यादा इरिटेट नहीं हो सकता। आहना रिदांस की बात सुनकर बस खामोश हो जाती है। रिदांस आहना को बाथरूम में ले जाकर सहारे से खड़ा करते हुए उसकी एहसासता को देखकर इट्स ए नेचुरल थिंग सो जस्ट रिलैक्स आहना अपना सर हाँ में हिला देती है ब्लैक एक्सप्रेशन से। और हाँ मैं बाहर ही हूँ, जब फ्रेश हो जाओ तो आवाज़ दे देना, फालतू में झांसी की रानी बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें ही उठाकर और नहीं घूम सकता। इतना कहकर रिदांस बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए वहां से बाहर चला जाता है। और उसके जाने के बाद आहना को आज पहली बार उसकी बातों से गुस्सा या चिढ़ नहीं हो रही थी, बल्कि अभी कुछ पल पहले ही वही रिदांस की बातें याद करते हुए अनायास उसके होठों पर मुस्कान तैर जाती है। आहना मुस्कुराकर अपना सिर हिलाते हुए खड़ूस कुछ देर बाद फ्रेश होने के बाद आहना रिदांस के कहे अनुसार उसे आवाज देती है और एक ही आवाज पर रिदांस अंदर आ जाता है और वापस आहना को अपनी गोद में उठाते हुए बाथरूम से बाहर लाकर बेड पर बैठा देता है और एक शेफ को बुलाकर आहना के लिए गर्म नाश्ता लाने का ऑर्डर देता है। और कुछ ही देर में शेफ नाश्ता लाकर आहना को परोसता है और आहना सीधे हाथ में चोट लगने की वजह से मुश्किल से अपने उल्टे हाथ से खाना खाती है। और ये देखते हुए भी इस बार रिदांस ने उसकी कोई हेल्प नहीं की, लेकिन अभी भी उसका सारा ध्यान आहना पर ही लगा था। पूरा दिन यूं ही निकल जाता है और शाम को डॉक्टर आहना के साथ और पैर की ड्रेसिंग करने आते हैं और उसे पेन किलर का इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से उसे पे जल्द ही गहरी नींद आ जाती है। रात के समय 1 बजे थे और रिदांस अभी भी जागा था। रिदांस को हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए रिदांस अपने एक नौकर को फोन करके अपने लिए कॉफी बनाने के लिए कहता है। और तभी आहना के फोन पर मैसेज के नोटिफिकेशन की आवाज़ से उसका ध्यान उस तरफ जाता है। पहली बार वो इस बात को इग्नोर कर देता है, लेकिन जब कुछ पल बाद 1 मिनट के गैप से कई बार नोटिफिकेशन साउंड होता है तो उसे याद आता है कि कल आहना भी अपने फ़ोन में कुछ देकर अचानक ही परेशान हो गई थी। और ये सोचते हुए आहना के फ़ोन की तरफ आहना की साइड टेबल की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन फ़ोन में पासवर्ड था। रिदांस कुछ पल तक सोचता है और फिर पासवर्ड को 2 बार पापा यानी पापा टाइप करता है और पहली बार में रिदांस का अंदाजा बिल्कुल करेक्ट बैठता है और पासवर्ड खुल जाता है। और जैसे वह फ़ोन का पासवर्ड खुल जाने के बाद मैसेज के नोटिफिकेशन ओपन करके मैसेज देखता है तो उसके चेहरे के भाव अचानक ही सख्त और गुस्से हो जाते हैं। और वह एक एक करके जैसे ही मैसेज पढ़ता जा रहा था उसके चेहरे पर वैसे ही और भी ज़्यादा गुस्सा उभरने लगा था। वो मैसेज कुछ इस तरह के थे जैसे, कैसे हो मेरी जान, आई मिस यू, और मैं जानता हूँ तुम भी मुझे इतना ही याद कर रही होगी जितना मैं, बस ये मजबूरी कुछ ही वक्त की है और मैं जानता और कुछ वक्त की और है और जानता हूँ तुम भी मेरी ही तरह मुझसे मिलने और मुझे देखने के लिए बेचैन हो। तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम्हारा सो कॉल्ड पति है वहीं तुम्हारे पास? बस कुछ वक्त हो और सब्र करो, फिर मैं उस अग्निहोत्री को खुद हम दोनों के रास्ते से हमेशा के लिए हटा दूंगा। तब तक के लिए खुद को मेरी अमानत समझकर अपना ध्यान रखना, योर डेस्टिनी। ये मैसेज पढ़कर रिदांस का खून खोल उठा था और उसने फौरन इस नंबर को डायल करना चाहा, लेकिन वो नंबर प्राइवेट था तो शायद इसलिए कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अभी रिदांस इसी सब में उलझा था कि तभी अचानक आहना की नींद खुल जाती है और वो रिदांस को अपना फोन देखते हुए उठकर बैठ जाती है। आहना, आप मेरे फ़ोन में क्या चेक कर रहे हैं? रिदांस दुनिया जहाँ के गुस्से से आहना की तरफ देखकर उसके आगे मैसेज दिखाते हुए, कौन है वे? आहना मैसेज देकर घबराते हुए, वो मुझे नहीं पता। रिदांस गुस्से से आहना के फ़ोन को जमीन पर पटकते हुए डेंजर भाव के साथ, आधी रात को ये तुम्हें प्यार और मोहब्बत भरे पैगाम भेज रहा है और तुम्हें नहीं पता वे कौन है? आहना रिदांस के इस कदर गुस्से को देखकर सहमते हुए, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। रिदांस सख्त भाव से, यकीन? और वे भी तुम्हारा? तुम जैसी लड़की इसे हाँ, इससे ज़्यादा की उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और आज तुमने साबित भी कर दिया कि मैं आज तक तुम्हारे बारे में जो भी सोचता आया हूँ वो बिल्कुल ठीक सोचता आया हूँ। आहना नम आंखों से अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए, नहीं, मेरा यकीन करें, मैं अपने पापा की कसम खाती हूँ, अपनी मरी हुई माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैं सच में नहीं जानती वे कौन है। मैंने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन नहीं जान पाई। उस दिन जब मैं घर जाना चाहती थी तो वही वजह थी कि मैं राहुल से मिलकर उसे इस बारे में बताना चाहती थी ताकि वे मेरी हेल्प कर सके, लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाई। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, ये सब उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन जिस दिन का इतना कहते कहते करण का नाम लेने से पहले आहना को सोचते हुए चुप हो जाते। रिदांस ब्लैक एक्सप्रेशन से, किस दिन से शुरू हुआ ये सब? कहीं इस सब का ताल्लुक कल वाले इस इंसिडेंट से तो नहीं था ना? और अगर तुम मुझे सिर्फ बातों में उलझाने की कोशिश कर रही हो तो पहले ही बता दो कि नाकाम रहोगी। आहना दुखी भाव से, मैं आपको बातों में उलझाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बल्कि मैं सच का सोच कर चुप, क्योंकि मैं जानती हूँ भावुकता से, मैं जानती हूँ कि अगर मैं चीख कर भी सबके सामने सच कहूँगी तब भी आप और बाकी सब जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे ही
जिम्मेदार ठहराएंगे और कल जो कुछ भी हो उसके लिए भी सिर्फ मेरे ही चित पर उंगली उठेगी। अत्यधिक भावुकता से कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, मुझ पर कोई भी नहीं। इस वक्त रिदांस के दिल को आहना की आंखों में सिर्फ सच्चाई नजर आ रही थी और आज पहली बार रिदांस का दिल उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। और आज पहली बार ही उसने आखिर में आहना के मामले में अपने दिमाग की ना सुनकर अपने दिल को चुना। रिदांस आई विल ट्रस्ट यू। रिदांस की बात सुनकर आहना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, मगर आज पहली बार उसका दिल भी उसे रिदांस पे और उसकी बात पर भरोसा करने का कर रहा था। रिदांस बोली, किसे भोग नाउ टेल मी, कौन है वो? आहना कुछ पल झिझकने के बाद उसका नाम एक पल को अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए करण है। आहना की बात सुनकर रिदांस ने कुछ रिस्पॉन्स करता उससे पहले ही आहना और उसे दरवाजे पर किसी चीज के गिरने की आवाज आती है और दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं तो सामने नमिया को खड़े पाते हैं, जिसके हाथ में आहना की बात सुनकर अभी अभी कॉफी के मग की ट्रेन नीचे गिर गई थी और वे गुस्से से खा जाने वाली नजरों से आहना को ही एकटक देख रही थी। नमिया अंदर आते हुए तीखी नजरों से आहना की तरफ देखते हुए, डोंट टेल मी कि तुम मेरे करण की बात कर रही हो। आहना अपनी नजर नमिया से फेरते हुए, मैं उसी की बात कर रही हूँ। नमिया गुस्से से, जस्ट शट अप, बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी बकवास करोगी और हम यकीन कर लेंगे? मैं अपने करण को अच्छे से जानती हूँ, उसने आज तक किसी दूसरी लड़की को छूना तो दूर उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। आहना नमिया की तरफ देखकर, मैं जानती हूँ तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हो और शायद तुम्हें मेरी बातों पर कभी यकीन भी नहीं होगा, लेकिन एक औरत होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं सारी हकीकत जानते बुझते एक दूसरी औरत की जिंदगी तबाह होने से बचाऊं। इसलिए मैं बस तुम्हें इतना ही कहूंगी कि वो घटिया इंसान तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। नमिया दिल मिलाकर बकवास बंद करो अपनी। मुझे तुम्हारी किसी भी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है और मैं अपने करण को खुद बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे उसके बारे में तुम जैसी घटिया लड़की से कुछ भी जानने की ना तो जरूरत है और ना ही मैं शौक। और तुम क्या मेरे करण को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोगी जिसका खुद का कैरेक्टर ही गिरा हुआ है? रिदांस नमिया को टोकते हुए, नमिया जस्ट स्टॉप इट। नमिया भाई, आज मैं इसकी औकात दिखा के रहूंगी। आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करण पर इल्जाम लगाने की? आहना, मैंने किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है, मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब रिदांस रिदांस की तरफ देखकर, भाई आप भी तो करण को अच्छे से जानते हैं ना, वे कभी भी ऐसी गिरी हुई और घटिया हरकत नहीं कर सकते। यू नो हिम ना भाई? आहना रिदांस की तरफ देखकर, मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की है और आपको याद है उस दिन भी जब आपने मुझसे करण से बदतमीजी को लेकर नमिया से माफी मांगने के लिए कहा था, और उस दिन भी जब आप किचन में आए थे और मैं रो रही थी तो उसने कितनी सफाई से छिपकली का बहाना बनाकर आपको झूठ कह दिया था, जो कि भाव से फिर मेरे रोने की या डरने की वजह से कुछ और नहीं बल्कि वही इंसान था। आहना की बात सुनकर रिदांस हुई थी बातों को याद करने लगता है। आहना, मेरे माफी मांगने का मतलब है कि मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत होती तो जरूर माफी मांग लेती, लेकिन मैं जब गलत हूँ ही नहीं तो मैं माफी भी नहीं मांगूंगी। रिदांस, करण से तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करण, दरअसल मुझे प्यास लगी थी तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ आकर मैंने भाभी जी को छिपकली से डरते हुए देखा तो वो सुशी को भगाने में उनकी मदद करने लगा। छोटी हंसी तो है, लेकिन देखिए ना भाभी जी बच्चों की तरह किस कदर डर गई छिपकली से। नमिया, ये सब तुम इसलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम बदला ले रही हो मुझसे, जलती हो तुम मुझसे और मेरी खुशियों से। सुना तुमने, जलती हो तुम। आहना, तुम नहीं बल्कि तुम्हारी अंधी मोहब्बत बोल रही है। लेकिन जिस दिन भी तुम्हारी आंखों से उस घटिया इंसान की झूठी मोहब्बत की पट्टी उतरेगी उस दिन सारा सच आईने की तरह वहाँ खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। ना मैं दिल मिलाकर बकवास बंद करो अपनी। एक लफ्ज और मेरे करण के बारे में कहना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। आहना, मेरे कुछ न बोलने से सच पर नहीं बदल जाएगा। ना मैं गुस्से से आहना की तरफ बढ़ते हुए, तो मैं तो मेरे दांत बीच में ही ना मैं का हाथ पकड़ कर उसे रोकते हुए, क्या कर रही हो? ना मैं बिहेव योरसेल्फ। ना मैं, छोड़ दीजिए भाई, मैं मुझे आज मैं इसे इसकी औकात दिखा के रहूंगी। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, छोड़ दीजिए भाई मुझे। रिदांस सख्त भाव से, जस्ट स्टॉप इट नमिया, जस्ट स्टॉप इट। नमिया नम आंखों से रिदांस की तरफ देखते हो, भाई आपको भी लगता है कि करण ऐसे कुछ हरकत कर सकता है? रिदांस, मैंने इसे लेकर हाँ नहीं बोला है नमिया, लेकिन आपने ना भी तो नहीं कहा ना भाई। आहना की तरफ देखकर, ये सब इसने ही किया है, पता नहीं कौन सा कालो जादू क्या है जो एक एक करके सब इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। पहले आयुष और पिरसा और फिर माँ और अब आप भी अपने दांत पीसते हुए, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही नमिया दोबारा से आहने की तरफ बढ़ने को होती है कि रिदांस उसके बाजू पकड़कर उसे वापस पीछे की तरफ खींच लेता है। रिदांस नाराजगी से, इनफ इज इनफ नमिया, जाओ यहाँ से अपने कमरे में अभी के अभी। नमिया, लेकिन वही इतना सख्त भाव से, आई सेड गो नाउ। रिदांस की बात सुनकर नमिया आंसू भरी आंखों से आहना को एक नजर देखते हुए वहां से चली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।